गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 30th ऑफ जुलाई। माय नेम इज हितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से 7 टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। आप इसे जो है आईआर वाले कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हो। सडो माइंस के बारे में बात करेंगे। ये माइंस जापान के अंदर होती हैं, अभी न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में बात करेंगे और इंडिया से भी इसका एक थोड़ा सा रिलेशन बनता है। लोक अदालत के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगले एक हफ्ते तक लगभग हम लोग लोक अदालत रखेंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में जो हजारों केस पेंडिंग है उनमें से कुछ कम किए जा सकें, उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हो, ये है FN Cas9 एंजाइम के बारे में। यहाँ से यूपीएससी पहले भी 2 बार सवाल पूछ चुका है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साइंस एंड टेक की जब आप बात करते हो तो स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से हम एक सवाल को करेंगे। उसके बाद चार्ल्स डार्विन फ्रॉग, क्योंकि न्यूज में है ये स्पीसीज, इसके बारे में बात करेंगे और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का एंडेमिक है। ये आर्टिकल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कवर नहीं किया गया है, इसको डाउन टू अर्थ से लिया गया है, तो वहां से इसको आप लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा एक यूएवी है जिसे हम लोग ड्रोन कह सकते हो इन एसेंस, तो अमेरिका में इसको बनाया जाता है, इंडिया भी इसको परचेज करने वाला है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है 2 लाइन का, कभी कभी यहाँ से सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। उसके अलावा ई उपहार पोर्टल, इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड है, पॉलिटी वाले सेक्शन से इसको बात कर सकते हैं। उसके अलावा माको मिसाइल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल है, ये न्यूज़ में क्यों है उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सीधा पहले बढ़ते हैं सडो माइंस के ऊपर। देखिए न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यूनेस्को के द्वारा डाल दिया गया है और ये वर्ल्ड हेरिटेज की साइट जो है ना वो इंडिया में चल रही है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनेस्को की जो मीटिंग इंडिया में चल रही है, जापान की सडो माइंस को डाल दिया गया है इसके अंदर, लेकिन फिर ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी ऐसी है ना, थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। देखिए ये सडो माइंस की लोकेशन थोड़ा देख लीजिए पहले। तो ये सडो माइंस है, तो एक सडो आइलैंड है बेसिकली। वहाँ पे 2-3 तरह के आइलैंड पाई जाती हैं माइंस, जो कि एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और सिल्वर माइंस हुआ करती थी। अभी तो इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन एक ज़माने में हुआ करती थी। तो आप यहाँ पे देखिए ज़रा, एकावा सुरिशी ये वाली और नशिमकावा, ये 2 गोल्ड माइन और सिल्वर माइन यहाँ पे पाई जाती थी। ये नाम अगर आप याद कर सको ना एग्जाम के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी कर सकते मान लो बाई चांस, तो कम से कम ये सडो माइंस तो आप याद रख ही सकते हो। ये इसमें कंट्रोवर्सी पता क्या है? कंट्रोवर्सी ऐसी है कि देखो ये जापान के अंदर माइंस हैं और ये आज नहीं, बहुत पुराने समय से 1200 सेंचुरी से लगभग ये माइंस वहां पे कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन फिर कंट्रोवर्सी क्या हो गई? देखिए कंट्रोवर्सी है यहाँ पे जापान और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, जापान और कोरिया के बीच में कंट्रोवर्सी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो साउथ कोरियन प्रिजनर ऑफ वॉर हुआ करते थे, जिनको जापान ने कैप्चर किया था, तो जापान उनको वहां पे लेके गया और ये जो माइंस हैं इनके अंदर उनको फोर्स लेबर करवाया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे कोरियंस की यहाँ पे डेथ हो गई। तो कोरियंस के लिए तो ये बहुत डार्क हिस्ट्री है। तो जो सबसे रिस्की काम हुआ करते थे इन माइंस के अंदर, वो कोरियंस लोग क्या करते थे, जैपनीज अथॉरिटी उनके साथ हाईली डिस्क्रिमिनेशन क्या करती थी, उनको मारती थी, पीटती थी और फोर्स लेबर करवाया करती थी। इस वजह से कोरिया यहां पे नाराज है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आप इसको कैसे डाल सकते हो भाई। इसका एक बहुत ही बुरा और बहुत डार्क हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन यहां पे हुए हैं। तो साउथ कोरिया का कहना है कि ये सही नहीं है, इसी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में है। बस उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। तो गोल्ड सिल्वर माइंस ये आपने याद रखना है थोड़ा सा, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। 1989 के इसके अंदर इसको बंद कर दिया गया था। जो बहुत एक्टिवली माइन एक्टिव रही वो पिछले 400 साल में रही, लेकिन 1200 सेंचुरी से कुछ ना कुछ तौर पे यहाँ पे गोल्ड बेसिकली निकला करता था। और एक ज़माना हुआ करता था जब जापान यूज्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर, अभी तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है न्यूज़ एग्जाम के लिए, बस ये सोडा माइंस आपने थोड़ा सा याद रखना है। जो कोरियन लेबरर्स के साथ वहाँ पे अब्यूज़ हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में था। देखिए वैसे देखा जाए तो जापान और कोरिया ऐसा लगता है कि भैया वो फ्रेंड्स हैं। मतलब एक तो नॉर्थ कोरिया कॉमन थ्रेट हो गया, चाइना उधर से कॉमन थ्रेट है इनको इनको लेके, राइट? बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। जापान और कोरिया के कॉमन फ्रेंड्स जरूर हैं, जैसे अमेरिका के बहुत कॉमन फ्रेंड है, यूरोपियन कंट्रीज कॉमन फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं है।
क्योंकि इनकी एक डार्क हिस्ट्री है। जब जापानीज इंपीरियलिज्म की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो बहुत सारे कोरियंस को मारा गया है जापानीज के द्वारा। तो उस हिस्ट्री को भुला नहीं पा रहे हैं कोरियंस और जापानीज, जिसकी वजह से इनके बीच में इश्यूज हैं। लेकिन यस, दे हैव द कॉमन फ्रेंड्स। तो यूजुअली हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि भैया दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त होता है, तो इस केस में वो उतना लागू नहीं होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा ये टेंशन को कम करने की कोशिश की गई है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। कुछ कंपनसेशन भी दिया गया था जापान के द्वारा कुछ साउथ कोरियंस को, बट फिर भी अभी टाइम लगता है ना, पुराने घाव होते हैं तो भरने में समय तो लगता ही है। कभी कभी आप ऊपर ऊपर से हंसते रहते हो, लेकिन अंदर वो जो घाव होते हैं वो कभी कभी आपको याद आ ही जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनता है। तो 2015 में भी अंदर ऐसा ही हुआ था। जो गुंकाजिमा जो आइलैंड था जापान के अंदर, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला गया था। उसके साथ भी कोरियन हिस्ट्री कुछ कुछ ऐसी जुड़ी हुई है, लेकिन बाद में कोरिया ने बोले चलो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया था। तो सोडा माइंस को लेके भी थोड़ा सा आप उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए। सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग हैं, हमारे जो लोअर कोर्ट्स है करोड़ों केस पेंडिंग है। तो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस हमारे जुडिशरी सिस्टम का एक डिसीज की तरह है, बेसिकली उसको खाया जा रहा है। देखिए, लोग जाते हैं भैया कोर्ट में जस्टिस लेने के लिए, लेकिन अगर उनको 10 साल 20 साल 30 साल तक जस्टिस मिले ही ना, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा बोला जाता है ना। तो हमारे यहाँ पे जस्टिस इतना डिले हो जाता है कि भैया दादाजी के जमाने में केस फाइल किया था और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के जमाने में जो है केस का वर्डिक्ट आ रहा है, और वो भी उनके अगेंस्ट में आ रहा है। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ये टाइम कंज्यूमिंग की वजह से जो लॉयर्स होते हैं बहुत बार वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और जस्टिस भी नहीं मिल पाता। तो उसके लिए ना एक थोड़ा सॉल्यूशन निकाला गया लोक अदालत का। ठीक है, तो लोक अदालत हर लेवल पे लगाई जाती है, लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजीआई हैं इस बार जो चंद्रचूड़ जी हैं, तो उन्होंने कहा भाई देखिए 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक हम लोग लोक अदालत रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो 2 बजे तक जो है जजेस का नॉर्मल काम खत्म हो जाता है, जो उनकी नॉर्मल हियरिंग होती है, दिन के केसेस होते हैं। 2 बजे के बाद वो लोक अदालत में बैठेंगे, तो जिसमें जो पेंडिंग केसेस हैं वो वहां पे लाए जा सकते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट को 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो इसलिए वो किया जाएगा। देखिए, लोक अदालत के अंदर जो नॉर्मल केसेस होते हैं ना, वैसे काम नहीं होता है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है? एविडेंस होते हैं, दोनों पार्टीज होती हैं, आर्गुमेंट होते हैं, डिबेट्स होती हैं, एविडेंस पेश किए जाते हैं, फिर बहुत सारा वो सब प्रूव करना रहता है, बहुत सारे विटनेस होते हैं। यहाँ पे उतना नहीं होता लोक अदालत में। लोक अदालत में सिंपली जो दोनों पार्टीज होती हैं जिनके बीच में झगड़ा होता है, उनको बैठाया जाता है एक दूसरे के सामने, इनफॉर्मल तरीके से उनको बोला जाता है भाई देखिए अपना सोल्यूशन आप अपने आप से कर लीजिए, भाईचारे में कर लीजिए। ठीक है, वो एक एमिकेबल सेटलमेंट है बेसिकली वो। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी उससे सहमत हों, जब दोनों पार्टी सॉल्यूशन करना चाहती हूं। अब सोचने की बात है भाई, जो केस 5 साल 10 साल 15 साल से चल रहा है, दोनों पार्टी परेशान हो गई होंगी, तो वो कहती हैं चलिए ठीक है साहब आप कर दीजिए। तो उस केस में एक इस तरह का सेटलमेंट का सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन याद रखना है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये फाइनल होता है। ऐसा नहीं है कि भैया लोक अदालत में आपने डिसीजन ले लिया, आपने बोला चले ठीक है साहब मैंने आपकी बात मान ली, बाद में आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो लोक अदालत के जो निर्णय है उससे खुशी नहीं हूं, मैं तो दोबारा से कोर्ट में जाऊंगा। वैसा नहीं होता है, क्योंकि लोक अदालत का जो फैसला होता है वो बिल्कुल सिविल कोर्ट के जैसी ही उसकी पावर होती है, फिर आप अपील नहीं कर सकते हो। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो दोनों पार्टीज का बेसिकली एक आउट ऑफ द कोर्ट एक तरह का सेटलमेंट होता है। या तो मामला कोर्ट में गया ही ना हो, उससे पहले भी सेटलमेंट हो जाती है, और कभी कभी मामला जब इनिशियल फेजेस में होता है कोर्ट में, उस समय में भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। देखिए, सेटलमेंट करना सबसे बढ़िया तरीका रहता है, दोनों पार्टीज इसमें जनरली खुश रहती हैं। तो उस केस में ऐसे बहुत सारे केसेस को अभी जो है कोर्ट निपटा सकता है, उनको खत्म कर सकता है। ये बेसिक लोक अदालत का बेसिकली फंडा ही यही था। तो पूरी सिविल कोर्ट की इसमें पावर होती है। ध्यान रखना है, क्रिमिनल कोर्ट्स को इसमें एंटरटेन नहीं किया जाता। मतलब आपने किसी को मर्डर कर दिया तो उस तरह की सिचुएशन नहीं बनती है सिविल केसेस में। मैरिज वाले केसेस हो गए, ठीक है, वो डिस्प्यूट्स हो गया, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई मोटर एक्सीडेंट वाला केस हो गया, लैंड एक्विजिशन वाले केसेस हैं, कंपनसेशन का मैटर है, लेबर के रिगार्डिंग कोई इश्यूज है, ये जो सिविल मामले हैं ये आप आराम से लोक अदालत में कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जज साहब ने ये कहा है, चंद्रचूड़ जी ने, जितने लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि आप ऐसे केस को लोक अदालत में लेके आ सकते हो जो आपको लगता है कि वो लोक अदालत के लिए सूटेबल है, ताकि उनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाला जा सके। और लोक अदालत कोई ऐसा भी नहीं है कि भैया जजेस साहब का अपने दिमाग का कोई फंडा है, ऐसा नहीं है। ये एक पूरी स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसको। जो नालसा जजमेंट था, जो लोक सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बना था, उसके बाद से लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है।
इसलिए जो लोक अदालत डिसीजन लेता है वो बिल्कुल कोर्ट के बराबर होता है। तो प्री लिटिगेशन या पेंडिंग जो केसेस होते हैं वो लोक अदालत में आप डिसीजन आराम से उसको ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन होता है, दोनों पार्टीज अग्री करती हैं और आप लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील भी नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया है, जो लोक अदालत का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बिल्कुल बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं। FN-Cas9 एंजाइम, देखिए इसमें ना पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती है इस तरह के टॉपिक्स में, क्योंकि हमें जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बस पता होना चाहिए कि चीज़ है क्या। बहुत ज़्यादा साइंस में जाओगे तो फिर आप पीएचडी कर लो इस पे, लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस रिसर्च के ऊपर, उतना डिटेल में नहीं जाना है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि है क्या ये बेसिकली। देखिए हम लोग ने ये टॉपिक ना जीन एडिटिंग से रिलेटेड है, बेसिकली जीन एडिटिंग से रिलेटेड है। जैसे हम लोग जीन एडिटिंग हर चीज़ में करते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत जीन एडिटिंग करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए। हमारी क्रॉप्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो स्पेशली किसी डिसीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन जीन्स को रिमूव करने के लिए, कुछ बेटर प्रॉपर्टी वाले जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हमारी क्रॉप्स की प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हो सके, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, उसके लिए हम लोग जीन एडिटिंग करते हैं। जीन एडिटिंग इंसानों में भी की जा सकती है। हमारे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनसे हमें हेरिडिटरी डिसीज होते हैं, तो उसको हम लोग हटा देंगे, राइट। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बेसिकली जीन एडिटिंग का काम अभी प्रेजेंटली जो यूज किया जाता है वो ज्यादातर इंसानों में या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में किया जाता है। वो किसी हार्मफुल जीन्स को रिमूव करने के लिए, उसको कट करने के लिए उसको किया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जीन एडिटिंग। उसके लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो सबसे एडवांस है, उसे हम लोग बोलते हैं Cas9। ठीक है, Cas9। क्रिस्पर एक हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है, उसका ही एक एडवांस वर्जन होता है Cas9। होता क्या है क्रिस्पर? क्रिस्पर को बोला जाता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्या है भाई, फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, क्रिस्पर सिर्फ याद रख लो। बेसिकली हमारा जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के ऊपर लगातार वायरस अटैक करते रहते हैं, राइट। और ये बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम इतना जबरदस्त होता है, जब कोई वायरस उसकी बॉडी में घुस जाता है तो जो बैक्टीरिया होता है उसका इम्यून सिस्टम उस डीएनए को हटा देता है, कट कर देता है अपने सिस्टम से और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये टेक्नोलॉजी जब साइंटिस्ट को पता लगी तो उन्होंने इसी सेम टेक्नोलॉजी का यूज किया दूसरे जीन्स को भी कट करने के लिए। तो बेसिकली बैक्टीरिया की टेक्नोलॉजी थी क्रिस्पर, जो बैक्टीरिया से हम लोगों ने अडोप्ट किया और फिर बाद में हम लोगों ने इसको जीन एडिटिंग में यूज किया ताकि हम लोग हार्मफुल डीएनए को कट कर सकें यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो Cas9, CRISPR-9 इस समय दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और कुछ साइंटिस्ट लोगों को तो ये भी दावा है कि फ्यूचर में हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजाइनर बेबी तक बना सकते हैं। हम जैसा चाहे वैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसी एग्रीकल्चर क्रॉप पैदा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। क्योंकि जब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका बेसिक फाउंडेशन क्या है, वो तो जीन्स ही होते हैं, डीएनए होता है ना। जैसे घर में घर बनाने के लिए बेसिक चीज़ क्या है, हमारी ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं। तो ब्रिक्स को चेंज करोगे तो पूरा घर चेंज हो जाएगा, फाउंडेशन चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है CRISPR-9, इसलिए यूपीएससी में यहाँ से सवाल पूछा भी जा चुका है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। लेकिन जो Cas9 टेक्नोलॉजी है वो 100% इफेक्टिव नहीं है। देखिए इसका यूज किया जाता है जो हमारे टारगेट यानी कि जो हार्मफुल डीएनए होते हैं इनको कट करने के लिए Cas9 का यूज करके, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये 30 से 50% के आसपास इफेक्टिव होती है। तो कई बार ये हार्मफुल डीएनए हो जो कट करते हैं उनके साथ साथ हेल्दी डीएनए को भी कट कर देते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अभी क्या हुआ, इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलके एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है जो कि इस Cas9 से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, जिसे हम लोग कह रहे हैं FN-Cas9 एंजाइम। तो ये एक एंजाइम है लाइक बैक्टीरिया, वहां से हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को उठाया है, ठीक है, और उसका हम लोग यूज करेंगे डीएनए एडिटिंग के लिए। तो इसके अंदर ना ऑफ टारगेटिंग कम हो जाएगी। ऑफ टारगेटिंग मतलब जो हेल्दी डीएनए होते हैं वो रिमूव नहीं होंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इसे FN-Cas9 कहा गया है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो Cas9 होता है ना, इसको पैम के साथ मिला के देखिए, ये पैम सीक्वेंस होता है,
और ये Cas9 टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करके इसको कट डाउन करते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम लोग इस सीक्वेंस से रिप्लेस कर देते हैं, हार्मफुल को हेल्दी से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके अंदर भी हम लोग यही यूज़ करेंगे, बस सिर्फ फ़र्क इतना है, जो यूजुअली हम लोग बैक्टीरिया का यूज़ करते थे, यहाँ पे एक नए एंजाइम का हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है फ्रेंसियाला नेविसी बैक्टीरिया। ये थोड़ा आपने याद रखना है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्चुअली बहुत सालों से ना साइंटिस्ट कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे। हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, उनको मिल नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको ढूंढ लिया है और ये स्टडी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। तो फ्यूचर में हमारे लिए बड़ा कमाल का काम कर सकती है। और इवन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, डायग्नोस्टिक में इसका यूज़ किया जा सकता है, और जो हेरिडिटरी डिसीज़ होते हैं ALS वगैरह वो सब, उनके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बड़ी कमाल की चीज़ है, तो आपने थोड़ा उसको कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। FN9, Cas9, क्रिस्पर, ये 3-4 कीवर्ड हैं छोटे छोटे, जो न्यूज़ में रहते हैं रेगुलरली। एग्जाम में यहाँ पे पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, दोबारा भी आ सकता है, तो इसको कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। चलिए जी, चार्ल्स डार्विन फ्रॉग। तो ये देखिए जरा, फ्रॉग, इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। वैसे उन चार्ल्स डार्विन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बस उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम रखा गया था। ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ये सिर्फ अंडमान में ही पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। और IUCN के हिसाब से ये वल्नरेबल है। अभी न्यूज़ में क्यों है, ये बस इसलिए आपको याद रखना है। देखिए, पिछले 2 सालों से ना लगभग इस फ्रॉग के ऊपर रिसर्च चल रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट 2 साल से अंडमान निकोबार के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। इस फ्रॉग का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फ्रॉग है जो अपसाइड डाउन पोजीशन में मेटिंग करता है, अपसाइड डाउन पोजीशन में वो अंडे भी देता है। ये ऐसा दुनिया का पहला है, और कोई ऐसे नहीं करता है। अपसाइड मतलब उल्टा लटक के। तो जो पेड़ होते हैं, जो उनके अंदर कैविटीज होती हैं पेड़ों के अंदर, वहां पे ये घुस जाता है और वहां पे उल्टा लटक कर अंडे देता है, मेटिंग करता है, जस्ट लाइक बैट्स, जैसे चमगादड़ होते हैं उसके जैसे करता है। वहीं से ये जब अंडे देता है तो वो अंडे नीचे पानी में गिर जाते हैं और नीचे ही उनकी हैचलिंग होती है बेसिकली। ऐसा बिहेवियर किसी और फ्रॉग में नहीं देखा गया। अब आप समझोगे सर ये इतना यूनिक बिहेवियर क्यों है इसका। एक्चुअली साइंटिस्ट इसको लेके काफ़ी शॉकिंग उसमें है, स्टेट में है। इसका एक रीज़न माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो, लगातार ओशन लेवल बढ़ रहा है, वाटर का लेवल बढ़ रहा है। तो ये फ्रॉग्स ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, मतलब एक लाइफस्टाइल डेवलप किया है कि ये ऊपर की तरफ उल्टे लटक जाते हैं ताकि इन तक पानी ना पहुंचे। पहले तो पानी नीचे होता था तो आराम से जमीन पे रहते थे और अंडे दिया करते थे। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एक सर्वाइवल का लाइफस्टाइल इन्होंने अपना चेंज किया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और बहुत बार जो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं जो वहां पे पहुंच जाते हैं, उनको भी यूज करते हैं लोग अंडे देने के लिए। ये बड़ा यूनिक सा एक करेक्टर इसका नजर आया है। उसके अलावा ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं मेटिंग वेटिंग के लिए। जब 2 मेल आपस में लड़ते हैं बेसिकली फीमेल के लिए, तो उसको किकिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। ये भी बड़ा यूनिक सा करेक्टर है इसका। बहुत ही कम फ्रॉग्स में ये करेक्टर देखा जाता है कि वो मेटिंग पार्टनर के लिए लड़ाई करते हैं, और ये बिहेवियर में पहले नहीं था, अभी रिसेंटली ही ऑब्जर्व किया गया है। तो बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। तो इसमें 2-3 चीज़ें बस आपने याद रखनी है कि अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड में ये एंडेमिक है, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इन्वर्टेड पोजीशन में अंडे देता है। यूपीएससी में ऐसे ही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डार्विन फ्रॉग। तो ये 2-3 चीज़ें आपने इसके लिए याद रखनी है, ठीक है। वल्नरेबल सिचुएशन में होता है IUCN की लिस्ट में, ठीक है जी, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो, MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV इसको बोलते हैं। आप इसे एक तरह से ड्रोन भी कह सकते हो। बहुत बड़ा जो ड्रोन होता है जो कि बिना इंसानों से उड़ता है, ठीक है। जो नॉर्मल प्लेन होते हैं उनको उड़ाने के लिए इंसान चाहिए होता है, पायलट चाहिए होता है, यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे इसको आराम से अपने कैबिन में बैठ के रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हो, कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसे UAV कहते हैं। तो अभी इंडिया ने, हमारा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने परमिशन दे दिया है कि 31 MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसे हेल कहते हैं, ये जो UAVs हैं ड्रोन, इसको हम लोग अक्वायर करेंगे अमेरिका से, ठीक है। इतना बस आपने इसके बारे में याद रखना है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो इसको रिमोटली आप कंट्रोल कर सकते हो भाई।
और काफ़ी ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, 1700 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, 50,000 फीट तक ये उड़ सकता है, 1900 किलोमीटर की रेंज होती है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 482 किलोमीटर पर आवर तक होती है, मतलब बहुत स्पीड के साथ जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये 40 आवर्स तक हवा में रह सकता है, तो मतलब लॉन्ग टाइम तक ये सर्विलियंस कर सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्ट्राइक, सरफेस वॉरफेयर वगैरह में, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एक तरह का यूएवी ड्रोन है जो इंडिया वहाँ से परचेज करने वाला है। इसके बारे में इतना ही याद रखना है। ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों के बारे में। चलिए, ई उपहार पोर्टल ये क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट जब दूसरे देशों में जाते हैं या फिर दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इंडिया में आते हैं, बहुत बार प्रेसिडेंट्स के बीच में जो है गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे गिफ्ट जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट को और एक्स प्रेसिडेंट्स को मिले हुए हैं। तो सरकार का ये आइडिया है कि भाई ऐसे कुछ 250 के आसपास जो बड़े इंपॉर्टेंट गिफ्ट हैं, एक्विजिट गिफ्ट हैं, उनको हम लोग ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ऑक्शन करेंगे। तो आप भी उसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये ऑक्शन होने वाला है 5 अगस्त से लेकर 26 के बीच में। आप इनको खरीद सकते हो। उससे पहले राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में जाके आप इनको देख भी सकते हो। फिर आप पोर्टल पे जाएं, अपनी बिडिंग करें, बोली लगाएं और आप इसको परचेज करें। जितना भी पैसा यहाँ से कलेक्ट होगा वो बच्चों की नीड के लिए चला जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो इसमें सिटीजन एंगेजमेंट बढ़ेगा, चैरिटेबल पर्पज के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है उपहार पोर्टल, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा नहीं करना होता है। चलिए, माको मिसाइल। देखिए, रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि चाइना और रशिया अलास्का वाले रीजन में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सर्विलियंस वगैरह का कुछ कर रहे हैं। तो अमेरिका थोड़ा सा सतर्क हो गया है। वो थोड़ा सा अपने डिफेंड करना चाहता है अलास्का को, बिकॉज अमेरिका की टेरिटरी है अलास्का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका का ये कहना है कि भैया हम लोग अपनी माको मिसाइल्स को, ठीक है, माको जो भी बोलिए, उनको वहाँ पे अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर फिट करेंगे। और माको जो मिसाइल होती हैं बहुत ही एडवांस, बहुत पावरफुल होती हैं। तो जो अमेरिका के फाइटर्स जेट हैं सबसे एडवांस माने जाते हैं दुनिया में, F-15, 16, 18 एंड ऑल दैट, उन सभी के ऊपर इस मिसाइल को लगाया जाएगा। ये मिसाइल सरफेस, एयर, सी, एयर डिफेंस हर जगह पे यूज़ हो सकती है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लॉकहीड, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। अब इस मिसाइल की बड़ी खास खास बातें क्या हैं? ये मैक 5 को एक्सीड कर सकता है, मतलब साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है। और ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इन मिसाइल्स को हाइपरसोनिक कहा जाता है। यानी ऐसी मिसाइल्स जो साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, उसे हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक की खास बात ये होती है कि दुनिया में फिलहाल प्रेजेंटली जो भी डिफेंस सिस्टम बनाए गए हैं, रडार सिस्टम बनाए गए हैं, वो इनको नहीं पकड़ पाते हैं। जब तक ये पकड़ में आते हैं ना, तब तक ये अटैक कर चुके होते हैं, क्योंकि इतने फास्ट होते हैं। दुश्मन का रडार जब इनको पकड़ता है और जब तक एक्शन लिया जाता है, तब तक ये अटैक कर चुके होते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी एडवांस होती हैं। इंडिया में हमारे पास फिलहाल कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बनाने की तैयारी बहुत सालों से चल रही है। लेट्स सी कब बनेगा। चाइना के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। चाइना ने तो रिसेंटली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट भी किया था, जिसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ था। अमेरिका के पास, रशिया के पास तो काफ़ी सालों से है ही हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये मिसाइल वो लगाने वाले हैं और एक एडवांस गाइडिंग सिस्टम होता है, मतलब इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, अपने टारगेट के साथ एंगेज कर सकता है। तो वो इसका रहता है। बस इतना ही याद रखना होता है इन मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि इंडिया यहाँ से डायरेक्टली स्टेक होल्डर नहीं है। बट फिर भी कभी कभी वो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक तरफ मिसाइल्स देगा, दूसरी तरफ पूछेगा भाई ये कौन सी हाइपरसोनिक हैं, कौन सी हैं, ऐसे सवाल आपसे दे सकता है। कभी कभी वो सिंपली पूछ लेगा कि मार्को मिसाइल्स वॉज रिसेंटली न्यूज़, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मोस्टली बच्चे सोचेंगे भैया इंडिया से ही पूछेगा सवाल, वैसे ऐसा होता नहीं है। कभी कभी वो इजरायली मिसाइल्स, अमेरिकन, रशियन मिसाइल्स जो न्यूज़ में रहती हैं, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज के जो प्रीलिम्स के 7 आर्टिकल्स थे, आई थिंक हम लोगों ने सभी को कवर कर लिया है ठीक ठाक से। इतनी डिटेल सफिशिएंट होती है प्रीलिम्स के लिए, वैसे आपको मैं बताता चलूँ। आप करने को इसमें पीएचडी कर लीजिए, इससे 4 गुना कंटेंट पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो इसी तरह की डिटेल्स यूपीएससी में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड कम ही रहते हैं प्रीलिम्स में जब हम यहाँ करंट अफेयर के टॉपिक्स करते हैं।
जो अपना फाउंडेशन बेसिक्स होते हैं वहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम में वो ज़्यादातर आपके मेमोरी और फैक्ट बेस्ड ही नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम लोग 6-7 टॉपिक डेली करते हैं। आप लगातार करते रहिए तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर एक बहुत बड़ा डेटाबेस आपके पास बन जाएगा। तो उसके बाद आपको कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स, मतलब मान के चलिए 200 प्लस टॉपिक आप हर महीने में कर रहे हो, तो 2400 टॉपिक्स आप साल भर में कर डालोगे। इतने टॉपिक कर लिया तो प्रीलिम्स में इससे बाहर सवाल नहीं आता है, राइट? काफ़ी होता है। चलो, तो आज करते हैं यहीं पे सभा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।